गैसेस का वो पढ़ेंगे, उसके बाद लंग कैपेसिटी आदि को पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये 2-3 चीजें ही इसमें इंपॉर्टेंट बची हैं। बाकी एक्सचेंज वाला पोर्शन तो मैं पहले ही आपको सभी को डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो मान लो जो अपनी गैसेस जो हमने पहले पढ़ी थी उसका क्या है, एक्सचेंज तो हो गया। अब उससे ट्रांसपोर्ट भी तो होना है, या जो अपन जो CO2 जनरेट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसको भी तो बाहर निकालने के लिए बहुत ट्रांसपोर्ट करके ऊपर तक हमें पहुंचना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं जिस जगह पे जनरेट हुई वो वहीं पे रह जाएगी, तो बाहर कैसे निकलेगी, इसका एक्सचेंज कैसे होगा एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन वही है कि जो सभी को पता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन वगैरह दे रखा है हमने, कि क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर और ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये काम का नहीं है। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये तो हमने कल पढ़ा था, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पे 2 फॉर्म में होता है, ये सभी को पता करना है। ठीक है, उससे पहले बता दूं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, अदरवाइज किसी पर्टिकुलर गैस के बारे में भी पूछ सकता है, आइदर इट इज O2 और CO2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो डायरेक्ट क्या है, आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा फॉर्म में। दूसरा है हमारा किसमें, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो CO2 की तरह नहीं होगा कि एक जगह जनरेट हुई और सीधा बाहर निकल गया। अब इसका ट्रांसपोर्ट क्या है ना, जगह जगह के हिसाब से होता है, इसीलिए हम आगे क्या पढ़ते हैं, एक ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसका पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें हमें जो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन आदि के साथ, या पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, उसके बीच में एक संबंध बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे। अब एक चीज हमने जान ली कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 2 तरह से हो रहा है हमारा, एक तो सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन इन प्लाज्मा में हो रहा है, दूसरा हमारा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ट्रांसपोर्ट होता है। एक जगह एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है कि किसी, मान लो लंग से आपने O2 अंदर ली और ये हमारा बॉडी है। ठीक है, ये पूरा पर्टिकुलर जो भी बॉडी है, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को उस समय एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत हो एज कंपेयर टू एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग तरह से डिसोशिएट होगी, यानी कि टूटेगी, या यहाँ तक अलग तरह से पहुंचेगी। वहीं पे जहाँ पे कम थोड़ा हमें जरूरत है तो वहां पे हो सकता है कुछ अलग तरह से पहुंचे। ये डिपेंड करता है कि हमें नीड किस टाइम पे कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं कि एज ए सिंपल फिजिकल सॉल्यूशन इन प्लाज्मा कितना होता है, अबाउट 3% ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। कितनी मात्रा, 3% ऑक्सीजन ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 क्या है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा वाटर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ भी हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। ठीक है, अब लगभग क्या है, 100 ml ऑफ प्लाज्मा कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, और 0.3 ml ऑफ O2। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 0.3 ml ऑफ O2 के लिए कितना प्लाज्मा जरूरी है, इस तरह से पूछ सकता है, 80 ml, 70 ml, 100 ml। ठीक है, तो आपको यही लगाना है कि 100 ml ऑफ प्लाज्मा कैरीज अबाउट 0.3 ml ऑफ O2। ठीक है, ये अमाउंट आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही कम है, 0.3 ml क्या ही O2 है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ, जब हम बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो ये जो हमारा स्मॉल पोर्शन भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये लिखा है कि दो स्मॉल दिस डिसॉल्व पोर्शन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज और हाइपोक्सिया। समझ गए इस बात को। ठीक है, एक तो हमारा सिंपल फिजिकल फॉर्म में हो गया, और दूसरा है हमारा कैसे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके भी ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऐसे ही क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने वाला है। समझ में आया इतना बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मेजर पोर्शन ऑफ O2 कंबाइंस रिवर्सिबली विद हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन क्या हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमने पहले भी मैंने लगा रखा है, क्योंकि कल पढ़ाया था, तो मैं बच्चे जो भी है, अपन भी थोड़े तबीयत ठीक नहीं थी और समझ भी कुछ को नहीं आ पाया था। ठीक है, तो हम उसी को दोबारा से कवर कर रहे हैं। समझ गए इस बात को कि मेजर पोर्शन कैसे क्या हो रहा है। जैसे हमारा ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ O2 कंबाइन करता है और हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये क्या है, एक तरह का रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है, मान लो जब आपके लंग्स है, लंग से हमने अंदर ऑक्सीजन जैसे ही ली, जब भी जो हमारा हो रहा है डिसॉल्व लंग ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन क्या है आपको पता है,
अगर किसी भी इंडिविजुअल का हम सीबीसी करा के देखते हैं, अगर उसका एचबी कम है तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? एनीमिया से क्या है, एनीमिया में क्या रहता है? वीकनेस होता है, सांस फूलने लगती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो हमारा O2 का ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। और एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है, कह सकते हैं कि जिस जगह पे जरूरत पड़ेगी, मान लो HbO2 आ रहा है हमारे ब्लड में, अब ये हमारा सेल है, अब इस सेल को जरूरत पड़ रही है किसकी? ऑक्सीजन की, तो ये टूट जाएगा, Hb अलग हो जाएगा और O2 यहाँ पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए इसका हम उपयोग कर लेंगे। समझ गया इतनी सी बात? तो ये इस तरह से ये चीजें चलती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ऐसा नहीं है कि हमेशा HbO, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बना रहेगा। जैसे हमें जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की, जिस जगह पे ज्यादा होगी तो उस जगह पे ज्यादा के हिसाब से, जिस जगह पे नहीं उस टाइम पे है तो ये वहां से फर्दर पास होके चला जाएगा, कहीं और पे टूटेगा जाके। समझ गया इतनी सी बात? तो यही लिखा है कि द मेजर पोर्शन ऑफ O2 कंबाइंस रिवर्सिबली विद हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारी जो रिएक्शन में बनती है हीमोग्लोबिन प्लस O2, जो कि हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब ये बात ध्यान रखना है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी कर सकता है? अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैरी कर सकता है। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। एक मतलब 1 Hb कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ, कितना? 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना? 1.34 ml O2 कैरिंग कैपेसिटी इसकी होती है। और वहीं पे लिखा है कि जिस इंडिविजुअल के ब्लड में अप्रोक्स 15 ग्राम Hb पर ml है, तो अप्रोक्स 20 ml तक O2 हमारी क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, तो इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। जब थ्योरी पोर्शन में आएगा तो आपको इसी तरह से लिखना है बाकायदा। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऊपर हेडिंग देनी है, उसके बाद बता देना है थोड़ा कि क्यों एसेंशियल है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म आदि के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखना, इस तरह से 2 फॉर्म में होती है, और डायरेक्ट हेडिंग डाल के इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो डिसोसिएशन कर्व। आज यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या आ रही हो किसी को यहाँ तक? वैसे तो कल भी मैंने बताया था, मुझे नहीं लगता किसी को इसमें दिक्कत हो रही होगी। बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ना, कुछ तो टाइप करो भाई, कोई समस्या परेशानी? बोलो यार। ठीक है, बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो अपना आ गया, ये देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो समझ में नहीं आता है सभी को, ना कोई सही से समझाने की कोशिश करता है। तो जितना मुझे ज्ञान है मैं उसके अनुसार तो मैं समझाता हूँ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, पहली बात ये जान लो, ये कर्व आपको बताता क्या है? ये कर्व आपको बताने की कोशिश करता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, क्या हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है? वो इसको, ऑक्सीजन को इतनी आसानी से कैच करता है, यानी कि पकड़ सकता है। ठीक है, पकड़ने इन द सेंस कितनी जल्दी कैच कर लिया उसने, या अपनी सुविधा के अनुसार कितनी जल्दी उसको छोड़ भी सकता है। मान लो कोई एक ऑर्गन है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है, या हमारी बॉडी में कुछ फर्दर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ब्लड में CO2 बढ़ गया। अब क्या इस समय भी हमारा सेल जो है, एक पर्टिकुलर सेल को क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की जरूरत, एनर्जी बनाते रहना है। ठीक है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए भी O2 की जरूरत है। लेकिन जब हमारा इधर CO2 बढ़ रहा है, हमारे ब्लड के अंदर CO2 बढ़ गया है, हमारा जो कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन डेवलप हो जा रही है, तो ऐसे में क्या रहेगा, ये जो हमारा CO2 किसको, जो हमारा O2 किसको, सेल को ज्यादा उस समय जरूरत ना होके वो क्या करेगा, इस तरह से एडजस्ट होगा कि वो सेल में ज्यादा ना उपयोग होकर वो क्या करेगा, बॉडी के बाहर ही रहेगा, जिससे कंडीशन को वो मेंटेन कर सके। समझ गया? यानी कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उस तरह से कैसे मेंटेन होगा, ये सारी चीजें हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बताता है। जो आप सिंपल समझो, जो आप पल्स ऑक्सीमीटर देखते हो जिसमें हमारा SpO2 आता है ना, वो भी इसी कर्व से डिसाइड होता है। मान लो अगर आपका 99 है तो आप नॉर्मल है, कोई हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसका क्या, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कितना गिरने लगता है, 90 से भी नीचे गिरने लगेगा, तो हमें क्या है, उसे फर्दर सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है, हमें भारी वेंटिलेशन आदि देना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि एक्चुअली है क्या ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसका काम क्या है, क्या बताने की कोशिश करता है? ठीक है, तो ये सिंपल बताता है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एक संबंध बताने का काम करता है,
और किस टाइम पे या इमरजेंसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में किस किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एक वो है। अब बात आती है, क्या लिखा है, इट शोज अ रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के की जो परसेंटेज सेचुरेशन है ब्लड के अंदर, उसके अंदर बता कि क्या है, एक तरह का रिलेशन बताता है। अब मान लो किसी इंडिविजुअल की क्या है, एच बी काउंट भी कम है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 भी कम हो रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, एक अलग तरह का रिलेशन डेवलप होगा। यहाँ पे बॉडी कुछ क्या करेगी, पहले तो सिस्टम को हमारी बॉडी क्या है, होम्योस्टेटिक मेंटेन करने की कोशिश करेगी। जब वो मेंटेन नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी क्या है, हिपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी, बॉडी शॉक आदि में चली जाएगी एक तरह से, है ना। तो हमें एक्सटर्नल वेंटिलेशन प्रदान करना पड़ता है। तो हम एक्सटर्नल वेंटिलेशन भी देते हैं तब भी क्या रहता है, तब क्या हमें बाहर से ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम उस तरह से चीजें मेंटेन करेगी हमारी बॉडी, समझ गए। क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, देखा होगा सभी ने, इस तरह से बनता है, ठीक है। लोअर पार्ट रिप्रेजेंट लोडिंग ऑफ O2, अपर अपर फ्लैट पार्ट रिप्रेजेंट रिलीज ऑफ O2 टू टिश्यू। समझ गए। लोडिंग ऑफ O2 से आप क्या समझे, लोअर पार्ट क्या रिलीज कर रहा है, लोडिंग ऑफ O2। लोडिंग ऑफ O2 इन द सेंस आपके जो लंग्स हैं, लंग्स से जो आपकी बॉडी के अंदर एयर को लोड कर रहा है, उसको उसके बारे में ये मतलब कह रहा है कि लोअर पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है। अपर फ्लैट पार्ट रिप्रेजेंट रिलीज ऑफ O2 टू टिश्यू, मतलब टिश्यूज के अंदर O2 किस तरह से रिलीज हो रही है या किस तरह को वो होल्ड कर सकता है हमारा टिश्यू, उसके रिलेशन के बारे में बताने का काम कर रहा है, समझ गया। P50 इज द हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सेचुरेटेड, ठीक है। और नॉर्मल आरटीआर ब्लड कितना है हमारा, 95 mmHg, दैट इज 95% सेचुरेशन की कंडीशन होती है ये डेवलप हमारा आरटीआर ब्लड प्रेशर की। और वेनस ब्लड प्रेशर कितना है, मैंने आपको जब मैंने वो पढ़ाया था, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया था, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है, एक तरह का प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होके ही तो सारी चीजें हो रही थी। तो वही एक तरह की जो प्रेशर है कि नॉर्मल आरटीआर ब्लड में कितना mmO प्रेशर है, ठीक है, कितनी कंडीशन पे इतना सेचुरेशन देखने को मिलेगा। अगर वेनस ब्लड है उसका अगर पार्शियल प्रेशर इतना है तो कितना 75% ऑफ सेचुरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक संबंध पता चल गया, क्या पता चल गया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व हमें क्या क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। इसका कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। लोअर पार्ट हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, लोडिंग ऑफ O2, और अपर फ्लैट पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलीज ऑफ O2 टू टिश्यूज के अंदर, ठीक है। और नॉर्मल आर्टियल ब्लड प्रेशर, जो आर्टियल ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कहते हैं 95 mmHg। और जब इतना ही नॉर्मल हमारा कितना है 95 mmHg, तो इस समय हमारी जो आर्टियल ब्लड प्रेशर का जो सेचुरेशन है किसके साथ, O2 का, वो कितना है, लगभग 97% तक सेचुरेटेड रहता है। और अगर हमारा वेनस ब्लड का भी प्रेशर नॉर्मल है तब भी हमारी ये क्या है, CO2 का सेचुरेशन इस तरह से रहेगा जिससे CO2 भी बाहर निकलती रहेगी आराम से, और ये भी चलता रहेगा हमारा, यानी कि जो हमारा कर्व है वो एक नॉर्मल स्टेट में रहेगा ना, तो राइट शिफ्ट होगा ना लेफ्ट। अब बात आती है कि कौन सी कंडीशन में हमारा जो कर्व है वो राइट शिफ्ट होता है, कौन सी कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो यार, यहाँ से शॉर्ट नोट भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली वो जो भी पर्टिकुलर, एक सेकेंड यार, लॉक लग गया उसमें, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन, तो एक बार फिर से लिख दो, स्क्रीन दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया क्या रिलेशन है इसका सिग्मॉइड का। अब पढ़ते हैं कि राइट शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। यहाँ से देखो एमसीक्यू भी बन सकता है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। देखो राइट शिफ्ट जब होगा जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, क्या राइट शिफ्ट कब करेगा कर्व, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या है, CO2 की मात्रा अधिक होने लगे, ठीक है। कैसी कंडीशन, CO2, अब CO2 की मात्रा बहुत रीजन से बढ़ सकती है, ठीक है। एक तो आपका जो हमारा जो लंग सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जा रहा है, हमारा पानी भर जाता है, कोई निमोनिया आदि की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उस समय भी क्या होगा, CO2 आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। साथ ही में जो H+ आयन बढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, बॉडी एसिडिक कंडीशन में जाने लगेगी। मैंने आपको बताया था कि कब बफर सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब एल्कोलोसिस एसिडिक कंडीशन जाती है तो बॉडी अपनी मेंटेन करने के लिए बफर सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये भी मैंने सब चीजें बताई, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है, इन कंडीशन में हमारा क्या होगा,
कर्व किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। अब ये राइट तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये राइट जाने से हमारे फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये मतलब कर्व हमारी बॉडी किस तरह से इस तरह इसको मेंटेन करने को रहेगी। मान लो अब आपकी बॉडी के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है। अब बॉडी सबसे पहले ये भी तो करेगी कि भाई वो अपने आप उसे थोड़ा मेंटेन करने की भी तो कोशिश करेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो O2 की एफिनिटी है, O2 की एफिनिटी किसके साथ है, O2 की एफिनिटी तो भाई हमारी जो सेल है, सेल के साथ है ना, क्योंकि सेल को निरंतर O2 चाहिए। O2 चाहिए तो भाई वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेगा तो हमारी एनर्जी बनती रहेगी, और हमारा जो सारा काम क्या है शरीर का अच्छा चलता रहेगा। लेकिन जब ये कंडीशन डेवलप हो रही है सर स्क्रीन कि मतलब क्या, स्क्रीन नहीं शो हो रहा। भाई भाई तो मैं पूछ रहा था यार, जितनी देर से मैं पढ़ाऊं। बता दिया करो भाई, इसीलिए पूछ रहा था मैं पहले ही यार। अभी दिख रहा है, अभी दिखा नहीं? कोई नहीं, यस सर। माइक खोल के बोल सकते हैं, ऐसा कोई इशू थोड़ी है। जब कोई समस्या आ रही है तो बोलना पड़ेगा नाम। ठीक है, अभी दिख रहा है तो मैं तो बहुत आगे आगे यस बोल सर। दिया तब तक। ठीक है, तो अब इतनी बात समझ में आई, एक रिलेशन पता चल गया ना, ऑक्सीजन, वो जो हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बताने की कोशिश करता है। अब मैं बता रहा था कि राइट कब शिफ्ट होगा। राइट शिफ्ट होने के लिए क्या है, आपकी बॉडी के अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग ही बंद हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि राइट शिफ्ट कब होगा। राइट शिफ्ट में मैंने क्या क्या बताया, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो, CO2 की मात्रा बढ़ने लगे, हमारे H+ आयन बढ़ने लगे, या आपका टेम्परेचर क्या है बढ़ जाए, तो इस समय क्या होगा, आपका कर्व किस तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। लेकिन इस कर्व से को मतलब कंडीशन तो ये डेवलप हो गई, अब बॉडी हमारी उसको क्या पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी हमें किस तरह से मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो उसमें क्या होता है कि अब सबको पता है कि हमारा ये सेल है, सेल की एफिनिटी हमें तो भाई ऑब्वियसली क्या है, O2 चाहिए, हमें CO2 तो नहीं चाहिए। CO2 तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। अब क्या है, CO2 कहाँ, हमारी ब्लड के अंदर CO2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब क्या करेगा, अब इस समय भी हमारा बॉडी क्या है, क्या करेगा, जो एफिनिटी उसकी थी किसके साथ, CO2 के साथ, सॉरी O2 के साथ, वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए डाउन कर देगा। मतलब वो उस तरह से O2 को उपयोग में नहीं लेगा अपने, मतलब अंदर का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको थोड़ा रेस्ट करने की स्टेज में चला जाएगा, कि कम एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा उस समय। तो क्या है, यही लिखा है कि उसकी O2 की जो एफिनिटी है वो क्या होगी, सेल के साथ रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, सेल जो है ना, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारा O2 का उपयोग ना करके O2 कहाँ रिलीज हो जाएगी, हमारे बाहर की तरफ रिलीज होने की, ब्लड में रिलीज होने हो जाएगी, जिससे क्या रहेगा, अब मान लो ब्लड में फिर से O2 की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए चीजें क्या रहेगी, दोबारा से बैलेंस हो जाएगा। फिर से हम कोशिश करेंगे कि हमारा होमोस्टेसिस जो है मेंटेन होने की कोशिश कंडीशन पे आ जाएगा। समझे इस बात को थोड़ा सा, क्या है ये लिखा है कि O2 की एफिनिटी डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैसिलिटेज O2 रिलीज टू टिश्यू। समझ गया इस बात को, यही इसकी पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। समझ में आया, पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी समझ में आई? ठीक है, बहुत ही सिंपल समझाने की कोशिश है, जितना हम समझा सकते हैं। समझ गए इस बात को? आगे बढ़ते हैं अपन। अब लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, अब लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 की मात्रा कम, या एल्कलोसिस डेवलप हो जाए, या टेम्परेचर कम हो जाए। तब क्या होगा, हमारी क्या है, O2 की एफिनिटी सेल्स और ज्यादा बढ़ा देगा। क्यों, CO2 की एफिनिटी और ज्यादा बढ़ाएगा कि क्या बोलेगा कि मुझे और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, कि और ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है। ऐसा करके कि हम ज्यादा सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेंगे तो क्या होगा, सेल हमारी जो क्या होगा, फिर CO2 कम हो रहा है अभी, अगर हम ज्यादा ज्यादा सेलुलर मेटाबॉलिज्म करेंगे, ठीक है, हम ज्यादा एनर्जी बनाएंगे, ज्यादा काम करेगी हमारी बॉडी, तो क्या O2 हमारा, सॉरी CO2 ज्यादा डेवलप होगा। जब ज्यादा डेवलप होगा तो क्या रहेगा, ये कंडीशन जो ये डेवलप हो रही है, एल्कलोसिस और ये जो भी टेम्परेचर है, उसको हम दोबारा से नॉर्मल स्टेट पे ले आएंगे। यही यहाँ पे लिखा है, इसका ये फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि O2 की एफिनिटी बढ़ेगी, जो क्या करेगा, फेवर्स O2 लोडिंग इन लंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में ज्यादा से ज्यादा O2 लोड होगा तो हमारी बॉडी तक पहुंच पाएगा। समझ गए?
समझ गए? तो ये सिंपल सा मतलब था इसका। समझ में आया? कोई लिख के बताओ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल चीजें को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने क्या किया, एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम टाइम क्या होता है, एक्सरसाइज टाइम क्या, टिश्यू में क्या होता है, हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पीएच क्या होंगे, दोनों गिरने लगेंगे। क्यों? अब मान लो आपका एक्सरसाइज कर रहे हो, टिश्यू टिश्यू के अंदर O2 क्या है, कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है तो क्या करेगा, उसकी मात्रा होने लगेगी। ठीक है, कम हो रही है O2 तो क्या हो रहा है, पहला वाला कंडीशन आ रहा है, हमारी CO2 बढ़ने लगी। CO2 बढ़ रही है ना, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पीएच पीएच हमारा गिरने लगेगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अब CO2 बढ़ने लगी तो क्या होगा, तो हमारा राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ राइट शिफ्ट होगा, तो क्या करेगा, O2 हमारी ज्यादा रिलीज होने लगेगी। समझ गए? फिर ये हमारे सिस्टम जो है दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, यानी कि हमारी जो O2 के लिए एक तरह की एफिनिटी है वो थोड़ी डाउन होगी, जो कि O2 रिलीज टू टिश्यूज के लिए ज्यादा हो जाएगा। बस फिर क्या होगा, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगी। समझ गए? अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पढ़ लेते हैं वोर इफेक्ट को एक बार। कोई बताओ, मैंने कल क्या बताया था वोर इफेक्ट के बारे में, थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान ध्यान हो कुछ। देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वोर की। कि इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन और फॉल इन पीएच रिड्यूस क्या करता है, हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2 एंड प्रमोट O2 लोडिंग एट O2 अनलोडिंग एट टिश्यू। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ऐसा तो लग रहा होगा भाई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन कुछ भी नहीं है ये। सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड या जो हमारे एसिड आयन बढ़ जाते हैं तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन को छोड़ देता है। जैसे मैं अगर आपको एक उससे बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपकी बॉडी में क्या हुआ, CO2 की हमारा क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या है, हमारा पीएच भी डाउन हो रहा है और हमारी बॉडी की एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिक कंडीशन बढ़ने लगी। तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को क्या है, क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी है, कि जो कैपेसिटी है वो कैसी हो जाती है, बाद में गिरने लगती है। ठीक है, जब ये कैपेसिटी कम हो रही है तो क्या करेगा, ये करता है फिर O2 के लिए टिश्यूज को में रिलीज हो जाते हैं जाके। ठीक है, जैसे आप, अरे यार जब आप वो पढ़ोगे जाके ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपके लंग्स के ऊपर जब ऑक्सीजन है जो आपकी लंग तक आ रही है, लंग्स के बाद जैसे ही आपका ब्लड लंग से गुजर रहा है, उस समय क्या हो रहा है, उस समय आपकी एफिनिटी किसके साथ है, एक तो आपका जो ब्लड क्या लेके आए, ब्लड लेके आएगा जिसमें क्या, कैसी चीज को लेके आएगा, वेनस ब्लड को लेके आएगा ना लंग्स के पास, जिसमें ज्यादा हमारी CO2 होगी। ठीक है, हमारा पीएच भी उसका कैसा रहेगा, रिड्यूस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी क्या होती है, हमारे उसकी एफिनिटी किसके साथ है, उसकी एफिनिटी हमारी हीमोग्लोबिन की O2 के साथ होती है, ना कि CO2 के साथ। वही बताने की कोशिश कर रहा है, जब ब्लड में पीएच और CO2 की मात्रा बढ़ती है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ बढ़ जाती है, किसके साथ बढ़ेगी भाई, O2 के साथ बढ़ने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रमोट्स O2 अनलोडिंग एट टिश्यू। समझ में आया? बोर इफेक्ट समझ में आया, ये फिर से समझाऊं? समझ में आया या नहीं? या ना बोलो, जिससे नहीं आया तो दोबारा समझाऊं? अरे भाई कोई तो बोलो यार। फोन रख के सोने चले जाते हो क्या? बताओ, वरना आगे बढ़ाता हूँ यार, वरना इसको दोबारा से बताऊं मैं। ठीक है भाई, थोड़ा एक्टिव रहो यार।
चलो अपन आगे बढ़ते हैं। समझ गए? सिंपल सा मतलब यही ध्यान रखना कि इसमें कुछ भी हाई फाई नहीं है। जब भी इस बॉडी के अंदर CO2 या हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड या एसिडिक आयन जो है हमारे बढ़ जाएंगे, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन छोड़ देगा तो ये क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो ये O2 इस जगह पे क्या होगी, उपयोग होगी। जब उपयोग होगी तो इसकी कंडीशन दोबारा से नॉर्मल होने को आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन में दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, सीधा ध्यान रखना, कुछ भी ध्यान मत रखना। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किसकी, एसिडिक आयन जो हमारे H+ आयन है, ठीक है, उसकी जब मात्रा क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, तो क्या करेगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करके रखता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके साथ होती है, O2 के साथ होती है, जो क्या बना देता है हमारा HbO2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये टूट जाएगा और इसको O2 को दोबारा से रिलीज करके इसका उपयोग यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है और कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं वही है। इंक्रीजेस इन CO2 कंसंट्रेशन और फॉल इन pH रिड्यूसेस हीमोग्लोबिन एफिनिटी क्या फॉर O2। समझ गए? मतलब जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके लिए थी, O2 के लिए, वो रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी रिवर रिएक्शन है वो ब्रेक हो जाएगी और फिर क्या करेगा, प्रमोट्स O2 अनलोडिंग एट टिश्यू, यानी कि फिर ये जो O2 है दोबारा से टिश्यू पे जाके अनलोड हो जाएंगे और उसका उपयोग होगा तो दोबारा से उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। देखो एक चीज फिर से ध्यान रख लो, बॉडी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है, बॉडी की होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन करके रखना। ठीक है, जिस दिन बॉडी की कंडीशन इम्बैलेंस होगी, इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो हर बॉडी का जो भी काम हो रहा है, जब तक अभी हम नॉर्मल है, क्योंकि हमारी होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन है। हम बीमार होते हैं इसके लिए कि हमारी होम्योस्टेटिक कंडीशन इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, तो बॉडी में सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही है, हेल्प टिश्यू रिसीव मोर O2 ड्यूरिंग एक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमने पढ़ लिया है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म में होता है, फिजिकल सॉल्यूशन और एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंबाइन विद O2, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टोटल 90.3 ml तक हमारा जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। समझ गए? अब बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होता है। देखो मैं पहले बता दूं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ ऐसा ज्यादा समझने वाला है नहीं, जितना है भाई रटने जैसी चीजें हैं, तो पता हमें सीधे फिर इसको रटने के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, पहले ही बता दूं कितने फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो है 4 डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ बेस प्रोडक्ट है, जो कि मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारी बॉडी में डेवलप होता है, जो लंग्स के द्वारा बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा के फॉर्म में हो रहा है, उसमें भी हो रहा था, O2 भी होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म में, लेकिन वो कितना, लगभग 3% तक हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा है, लगभग 7% तक हो रहा है। CO2 डिजॉल्व फिजिकली इन प्लाज्मा वाटर, 100 ml ऑफ प्लाज्मा कैरीज अबाउट 3 ml CO2। ध्यान रखना कितना 100 ml प्लाज्मा कैरी करता है, 3 ml CO2। माइनर रोल है लेकिन रैपिड है, रैपिड एक्शन रोल है इसका। ठीक है, दूसरा किस्त में होता है एज अ कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, नेग्लिजिबल है लेकिन होता है। ठीक है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। इसका ये रिएक्शन दे रखा है अपना CO2 H2 के साथ। ये भी देखना भाई, रिवर्सिबल है, टूट भी सकती है, ये डिपेंड करता है जिस जगह पे इसका उपयोग होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जब जहां से भी CO2 बन रही है शरीर के, मान लो कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर CO2 जनरेट हो रही है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसका काम, फॉरमोस्ट काम उसका वही है कि वो लंग्स में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, लंग्स के थ्रू उसको निकलना ही निकलना है। लेकिन जब हम O2 ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, तो वो जगह जगह पे डिपेंड करता है कि किस जगह पे, कहीं पे ज्यादा उसका इस्तेमाल हो जाएगा, कहीं पे कम होगा। ठीक है, तो इसके जो भी ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में भी होता है। इसका हमारा एक ही गोल है बॉडी के अंदर, या तो हम जो अगर हमारी CO2 की मात्रा कम हो रही है या बफर सिस्टम एक्टिवेट होना, तो अलग तरह से काम करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में डायरेक्ट लंग्स पे होके ही जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऐसे स्मॉल फ्रैक्शन है, दिस रिएक्शन इज अनस्टेबल एंड इनसिग्निफिकेंट इन प्लाज्मा। अब थर्ड फॉर्म कैसा हो रहा है, एज अ बाइकार्बोनेट आयन की, जो कि मेजर है, अप्रोक्स 63% में होता है। इसको ध्यान रखना किसमें कितना, यहाँ से MCQ बन सकता है, तो ऐसे भूल नहीं जाना है। फिर आप लोग भूल जाओ, फिर बाद में सोचो क्या हुआ ये। अब बात आती है इसमें क्या मैकेनिज्म है, CO2 किसमें, RBC इंटर्स RCB फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, CO2 कहाँ, RBC के अंदर इंटर करता है। उसके बाद क्या है,
कौन सा हमारा किस कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है इसको क्या करेगा, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करेगा, यानी कि इसको स्पीड अप करेगा। स्पीड अप क्या करेगा, CO2H2O हमारा बन जाएगा क्या, हमने किसके फॉर्म में ऊपर पढ़ा, ये देखो कार्बोनिक एसिड एक तरह का बन रहा है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये आगे जाके फिर टूट जाएगा, जो कि हमारा किसमें बनेगा, जाके बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा ये। और ये क्या है, ये बाहर निकल जाएगा बाद में जाके, ठीक है। CO3 डिफ्यूजेस आउट इन प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से ये क्या करेगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, ठीक। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी Cl माइनस आयन इंटर आरबीसी, ठीक है। यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी से जो Cl हमारा क्या है आयन क्या होगा, वो इंटर करेगा, जो कि क्या है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। एट लंग क्या है, रिवर्स अकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, दैट इज SCO3 फिर से दोबारा से वही सिस्टम चलने, री एंटर्स फॉर्मिंग CO2 फॉर एक्सहेलेशन, समझ गए। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा, इसमें कुछ ज्यादा समझने का है नहीं, ये हमें थोड़ा रट के जाना पड़ेगा, इस पास इतना ध्यान रख लेना। मेजर पोर्शन 63% है। CO2 सबसे पहले क्या करेगा, आरसीबी इंटरस आरसीबी फ्रॉम टिश्यू, उसके बाद हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, क्या करेगा, CO2 पानी के साथ मिलेगा, H2CO3 बनाएगा, उसके बाद ये दोबारा से टूट जाएगा, जो कि हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। इसके हमारा बाइकार्बोनेट क्या है, प्लाज्मा से क्या करेगा, डिफ्यूजेस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी 4-5 जो है लाइनें वो ध्यान रखना। और चौथा है हमारा एज अ कार्बामिनो कंपाउंड, जो कि 30% तक हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 क्या करेगा, डायरेक्टली कंबाइन विद HB, करेगा CO2 डायरेक्टली कंबाइन विद HB और प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्बिनो कंपाउंड, समझ गए। CO2 किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, या तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ, टू फॉर्म क्या, कार्बिमिनो कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि इसमें लिखा है हीमोग्लोबिन प्लस CO2, जिससे बनेगा HbCO2 प्लस H+ आयन बनेगा। ये क्या है, ये भी एक तरह की, दिस इज रिवर्सिबल, क्या करेगा, फैसिलिटेटेड CO2 कैरिज एंड रिलीज, समझ गया। द अमाउंट डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और O2 लेवल के ऊपर ये डिपेंड करता है, समझ गए। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसको दोबारा से भाई देखो, कुछ चीजें ऐसी बहुत सी हैं, आप चाहे उसे कितना भी समझ लो, कुछ भी कर लो, एंड में वो रटना ही पड़ेगा। ये क्या है, 4 स्टेप भाई रटने ही है, ठीक है। अब जैसे अपन ने होमोस्टैटिक पढ़ा, उसमें समझने का है कि पॉजिटिव में क्या होता है, फीडबैक में क्या होता है, उसको थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ध्यान रहेगा। इसमें ऐसा है नहीं कुछ, समझे इतनी बात को। अब हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना हाल्डेन इफेक्ट क्या कहता है, ठीक है। हाल्डेन इफेक्ट का मतलब सिंपल सा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ किसका, हीमोग्लोबिन के साथ जब हमारा क्या करेगा, O2 बाइंड होता है, तो क्या है, ये अपनी जो CO2 की एफिनिटी होती है ना, उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, बोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि जब क्या होता है, CO2 या H+ आयन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रहे हैं, तो क्या करेगा, क्या करता है, फिर जो हीमोग्लोबिन की जो किसके साथ, O2 के साथ एफिनिटी है, वो खत्म करने का काम करता है। यही बता था ना कि अगर CO2 और H2 हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, तो जो उसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करेगा, O2 हमारे फर्दर टिश्यू में उसका उपयोग होने लगेगा, ये बता रहा था। अब ये हाल्डेन इफेक्ट ये कहता है कि जब आपका, जैसे अब मैं वो जो वहां पे बता रहा था कि ये जो कि ब्लड लेके आया, ब्लड आया बॉडी के अंदर, कौन सा वाला, वेनस ब्लड जो आ रहा है, ठीक है। तो वेनस ब्लड जो हमारा लेके आ रहा है, जो कि क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये CO2 किस पे पहुंचेगा, जैसे ही CO2 हमारे एल्वलाई के पास पहुंचेगा, तो ये यहाँ पे क्या है, इस ब्लड के अंदर तो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होगा ना, मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन हमेशा रहता है। लेकिन जब ये ऊपर तक लंग्स तक आ रहा था, तो उस समय क्या था, CO2 ज्यादा थी, हीमोग्लोबिन भी था, और क्या था, O2 की हमारी मात्रा कम थी। लेकिन जैसे ये एल्वलाई से गुजरता है, उस समय क्या होगा, इसकी एफिनिटी किसके साथ है, यानी कि इस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यानी कि ये हीमोग्लोबिन O2 को पकड़ के शरीर के अंदर लेता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये O2 जो हमारा
है O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो ये अलग बन गया, वहीं पे जो ये इधर आ रहा था हमारा CO2 ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा शरीर के अंदर से। तो इसका सिंपल सा इतना ही मतलब है हाल्डेन इफेक्ट का। क्या है, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स HP बिकम मोर एसिडिक, मतलब क्या करेगा, हमारा हीमोग्लोबिन क्या करेगा, मोर एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से रिलीजेस CO2 एंड H+, ठीक है। यही सिंपल सा इसका मतलब है, यानी कि ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस इट एफिनिटी फॉर CO2। समझ गए। अब ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो भाई आगे का प्रोसेस कैसे होगा, ऑक्सीजनेशन कैसे होगा हमारे लंग्स का। अगर मान लो हमारी क्या है, सेम टाइम पे अगर CO2 के साथ भी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बनी रहती, ठीक है, CO2 के साथ भी हमारी अगर इसकी एफिनिटी बनी रहती, O2 के साथ भी बनी रहती, तो क्या दिक्कत हो जाती ना। दोनों चीजों के साथ अगर एफिनिटी रहेगी, दोनों चीजें एक चीज को पसंद करने लगेंगी, तो परेशानी होने वाली है ना। एक इंसान को तो आगे छोड़ना पड़ेगा, किसी को उसके साथ कंबाइन होना है, तो ठीक है। तो यही इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। यही बताने की इसकी सिग्निफिकेंस यही बता रहा है कि क्या करेगा, फैसिलिटेट्स रिलीज ऑफ CO2 इन लंग, हेल्प अपटेक ऑफ O2 बाय ब्लड। समझ गए, यानी कि इसकी वजह से क्या है, CO2 कहाँ लंग्स में निकल के किधर जा रही है, हमारा एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, हेल्प्स अपटेक ऑफ O2 बाय ब्लड, यानी कि ब्लड हमारी O2 पहुंच पा रही है। ठीक है, तो एक अपना चार्ट बना हुआ है रेस्पिरेटरी गैस का। हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया, डिसॉल्व इन प्लाज्मा 3%, बाइंड विद हीमोग्लोबिन अप्रॉक्स 97%। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। इसमें फोर्स इफेक्ट का भी हमने पता कर लिया, रिलीज टू टिश्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी CO2 OT कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो हमारी इसके साथ जो एफिनिटी है, ये जो मिले हुए हैं ना भाई, जब कोई दूसरी चीज बढ़ रही है तो इसके साथ एफिनिटी कम होगी, ये वहां पे जाके O2 यूटिलाइज होगा, जिससे दोबारा से इसकी चीज कम होने लगेगी। समझ गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, डिसॉल्व इन प्लाज्मा 7%, कार्बोनिक एसिड नेग्लिजिबल, एज बाइकार्बोनेट 63 और एज अ कार्बिनो कंपाउंड 30%। ठीक है। CO2 रिलीज्ड इन लंग बाय हाल्डेन इफेक्ट जो हमने पढ़ लिया, दैट इज ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस इट्स एफिनिटी फॉर CO2। ठीक है, अब हम एक बार वो पढ़ लेते हैं, इसका कंपैरिजन क्या है, डायरेक्शन किधर होता है ऑक्सीजन का, लंग से टिश्यू की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यू से लंग की तरफ। मेन ट्रांसपोर्ट फॉर्म अपन ने ये पढ़ लिया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारा ये SCO3- के फॉर्म में हो रहा था, डिसॉल्व इन प्लाज्मा में कितना हो रहा था, 0.3 ml, वहीं पे ये 3 ml तक ट्रांसपोर्ट हो सकता था। हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर कितना 97% ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30% ही तक हो पा रहा है। कर्व इसका सिग्मॉइड है, लीनियर है, इसका पढ़ने की हमें इतना जरूरी है नहीं। ठीक है। मेजर इफेक्ट कौन सा काम करता है, हमारा बोर इफेक्ट काम करता है, यहाँ पे हाल्डेन इफेक्ट काम करते हैं। ठीक है। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, कोई आयनिक एक्सचेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्लोराइड शिफ्ट देखने को मिलता है। उसमें मैंने बताया था कौन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है। समझ गए। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल। ये तो अपन आगे भी बढ़ते हैं थोड़ा। आज क्या सभी सो रहे हैं जाने क्या, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ किसी को ज्वाइन करना हो तो। ठीक है, तो इतना तो अपन हो गया है। अब थोड़ा और बचा है, इसको जितना आज हो पाएगा उतने में ही हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितने इसको आना होगा वो आ जाएगा। पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो यार, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं वैसे तो बोल रहा हूँ हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कोई सरफेरा एग्जामिनर बैठ जाएगा, वो कुछ भी बना देगा, हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। समझ गए। अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ भी पूछता है तो क्या है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी पूछ सकता है। ठीक है। अब हम इस पे पढ़ेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेशन है भाई किस किस तरह से क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। क्या है, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, दूसरे पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, प्राइमरी रिफ्लेक्स प्रोसेस कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय सेंटर इन द ब्रेन स्ट्रीम। अब क्या है भाई, हमें कोई सोचना थोड़ी पड़ रहा है, हम तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब सो रहे होते हैं तब भी ले रहे होते हैं, जब दौड़ते सांस हमारी तेज तेज चलने ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके हमारे पास क्या है, एक जेन्यून कंट्रोल सेंटर अवेलेबल है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है। इट कैन बी वॉलेंटरी इन्फ्लुएंस फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब हम इसको वॉलेंटरी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आप योगा करने बैठते हो, कपाल भारती करने पड़ते हो, बैठते हो, क्या तेज तेज भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए कर सकते हो ना। बट ऑटोमेटिक कंट्रोल सून रिज्यूम्स व्हेन ब्लड एक्सचेंज चेंजेस। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, होने लगता है थोड़े दिन बाद, व्हेन ब्लड गैसेस चेंज, जब ब्लड गैसेस में अगर कोई बदलाव आ रहा होगा तो फिर से दोबारा से नॉर्मल होने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग कंडीशन
like emotion, exercise or sleep, rate and depth of respiration vary but return quickly to normal through built-in regulatory mechanism। ठीक है, इस समय क्या है, कोई हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, उस समय थोड़ा रेस्पिरेटरी चेंज हो सकता है सबको, लेकिन बाद में क्या है, नॉर्मल आ जाता है क्योंकि बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले हमारा नर्वस मैकेनिज्म, दूसरा है हमारा केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नर्वस मैकेनिज्म। केमिकल मैकेनिज्म तो जिसने अपना वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीजें वहीं पे बता दी थी, कब क्या कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है किस तरह से। अब नर्वस मैकेनिज्म देखते हैं क्या है, मेंटेन्स रिदमिसिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ब्रीथिंग। अब नर्वस सेंटर किस तरह से काम करता है, उसके पीछे अपना एक डायग्राम होगा यहाँ पे, अगर मिल जाए मेरे को तो इससे थोड़ा अपन समझेंगे। ठीक है, किसी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसको ध्यान रखना, इन ब्रेन स्टेम। उसके बाद क्या एफरेंट नर्व्स होती हैं और इफरेंट नर्व्स होती हैं, कि जो सेंसरी इनपुट टू द सेंटर तक जो इनपुट लेके आता है वो क्या है, एफरेंट है, जो लेके जाता है वो इफरेंट है। समझ गए, ये तीन चीजें मिलके कोई भी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन कौन से हैं, एक बार इसको हम अपना चार्ट जो है इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है न्यूमेटिक सेंटर है, एपन्यूटिक सेंटर है, एक डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, एक वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, कुछ कीमो रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट दिख रहा है, ये मेडुला के अंदर है, ये कहाँ, ये पॉन्स के अंदर है। ठीक है, तो इसके क्या है, अब जैसे क्या है, इसमें क्या है, न्यूमोटिक सेंटर है, तो न्यूमोटिक सेंटर ने क्या करा, इसको कमांड भेजता है, एपन्यूटिक सेंटर को भेजता है, एपन्यूटिक सेंटर फिर क्या, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में, फिर ये दोनों क्या है आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेशन में भी काम करने का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा क्या क्या पॉन्स में कौन कौन से हैं, अनिमोटिक, एपन्यूटिक, डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब इन्हीं सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गया, अब बात आती है रेस्पिरेटरी सेंटर से। Group of neurons situated bilaterally in the reticular formation of medulla oblongata and pons। कहाँ कहाँ होते हैं, medulla oblongata और pons। कंट्रोल क्या क्या करता है, ये क्या हो गया, क्या क्या करेगा, कंट्रोल द रेट, रिदम एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या काम करेगा, एक तो रेट और रिदम और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इसी के पीछे कंट्रोल होते हैं। कौन कौन क्या कहा, मेडुलरी सेंटर, पॉन्ट सेंटर, मेडुलरी सेंटर मैंने आपको पहले ही बताया क्या था, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन या वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। इसकी साइड पता हो गई, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्टाइन सेंटर दो होते हैं हमारा, एपन्यूटिक सेंटर और है न्यूमेटिक सेंटर, जिसको हम पॉन्स बोलते हैं। अब बात आती है मेडुलरी सेंटर्स क्या क्या काम करते हैं, जो कि है सबसे पहले हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हम डीआरजी बोलते हैं। अब ये कहाँ पे होता है एग्जैक्ट, ये तो पता है मेडुलरी सेंटर, लेकिन मेडुलरी सेंटर क्या है, कहाँ पे है, इसकी सिचुएशन होती है डिफ्यूज न्यूरॉन इन द न्यूक्लियस स्टेटस सॉलिटेरियस। यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है भाई, और शायद ये कहीं पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना। इसकी सिचुएशन कहाँ पे है, ये हमारा डीआरजी ग्रुप कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस स्टेटस सॉलिटेरियस ऑफ अपर मेडुला में ये होता है। समझ गए, इसकी ये सिचुएशन होती है, डिफ्यूज न्यूरॉन इन द न्यूक्लियस स्टेटस सॉलिटेरियस ऑफ अपर मेडुला। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या है, ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन है। कैसा न्यूरॉन है, इंस्पायरेटरी। फंक्शन क्या है, जनरेट क्या करता है, बेसिक रिदम ऑफ ब्रीथिंग बाय प्रोड्यूसिंग अ इंस्पायरेटरी रैम्प। ठीक है, एक क्या है, बेसिक ब्रीदिंग पैटर्न को ये क्या करेगा, या जो रिदम है उसको जनरेट करने का काम करता है बाय प्रोड्यूसिंग इन इंस्पायरेटरी रैम्प अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन न्यूरोनल डिस्चार्ज लीडिंग टू स्मूथ रेस्पिरेशन। समझ गए, जो हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, जो कि हमारा सिचुएटेड है न्यूक्लियस स्टेटस सॉलिटेरियस के अंदर पाया जाता है। समझ गए, ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये करता है मेंटेन क्वाइट एंड रेगुलर ब्रीथिंग। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या क्या मिले हैं, स्टिमुलेशन ऑफ डीआरजी न्यूरॉन्स क्या है, क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि हम थोड़ा लंबा लंबा इनहेलेशन भी कर सकते हैं, या अपने हिसाब से उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर हम इसको इसको करें, अगर इसको हम स्टिमुलेट करने का काम करते हैं तो। समझ में आया, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, जो हमारा न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, मतलब इसमें दो चीजें देखो इन्वॉल्व हैं, एक मेडुलरी सेंटर, एक पॉन्टाइन सेंटर। मेडुलरी सेंटर में हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन,
दूसरा है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। पोंटाइन सेंटर में क्या है, एपन्यूटिक सेंटर है, दूसरा है हमारा न्यूमोटिक सेंटर होता है, ठीक है। इसकी सिचुएशन सबको पता चल गई, मेडुला ओब्लांग, मेडुलरी मतलब वही मेडुला ओब्लांगेटा, पोंटाइन सेंटर मतलब पॉन्स में इन्वॉल्व होता है। अब सबके अलग अलग रोल हैं, जैसे मेडुलरी सेंटर में जो हमारा डीआरजी ग्रुप है वो क्या है, वो है हमारा इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स, यानी कि इंस्पिरेशन में काम आता है सिर्फ, समझ गए। इसका साइड ध्यान रखना, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ऑफ अपर मेडुला में ये होता है, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है ये भी समझ लेना, ठीक है। अब बात आती है कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहाँ कहाँ पे होते हैं, सिचुएशन किस क्या है, लोकेटेड इन न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस ऑफ मेडुला। कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगस ऑफ मेडुला। ध्यान रखना इसका, ये किस तरह का न्यूरॉन है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी, ये दोनों पे काम कर सकता है। इसका फंक्शन क्या, फंक्शन है इनएक्टिव, इनएक्टिव इन क्वाइट ब्रीदिंग, यानी कि क्या है, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हो तो उस समय ये इनएक्टिव होता है, और कब एक्टिव होगा, एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स ब्रीथिंग। ये कब काम करेगा, फोर्स ब्रीथिंग में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कंट्रोल का इसको कर सकता है बोथ इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल ड्यूरिंग विगरस ब्रीथिंग, समझ गया। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा न्यूरॉन है जो फोर्स रेस्पिरेशन में काम करता है, तो सीधे में लगा देना बीआरजी, ठीक है। ये हमारी दोनों तरह की इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, लेकिन कब, जब हम विगरस या कोई क्या है एक्सरसाइज आदि कर रहे हैं, उस समय इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, स्टिमुलेशन क्या कर सकता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ। ऑब्वियसली जब दोनों हमारी मसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो क्या दोनों को क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल्स, जिसकी वजह से हम प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन कर सकते हैं। समझ गए, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो रही है? समझ में आ रहा है भाई, बताओ जल्दी। ना लिखो भैया, समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब बात आती है पोंटाइन सेंटर। पोंटाइन में हमारा क्या है, सबसे पहला एपनियोस्टिक सेंटर, कहाँ पे सिचुएशन कहाँ पे होती है, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पॉन्स में ये होता है, ठीक है। भाई कोई इस डायग्राम में भी देखोगे ना तो कहाँ लगेगा, लोअर पॉन्स में दिखाई दे रहा है ना, ये किधर है अपन, दिख रहा है ना लोअर पॉन्स में, ये देखो, उससे पहले डीआरजी वीआरजी हमने पढ़ लिया, ठीक है। कहाँ यहाँ पे सिचुएशन है, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन ऑफ लोअर पॉन्स, फंक्शन क्या है, प्रोलॉन्ग्स एंड डीपेंस इंस्पायरेशन बाय एक्टिंग ऑन डीआरजी ग्रुप्स, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोलॉन्ग और डीपेंस किस पे काम करता है, ये डीआरजी ग्रुप्स पे काम करता है। ये देख देख पा रहे हो, एपिलेटिक सेंटर की लाइन किस पे आ रही है, किसके ऊपर आ रही है, देखो डीआरजी ग्रुप के ऊपर काम कर रहा है, ये यहाँ से देख लिया ना, ठीक है। जिससे क्या करे, कर सके बाय एक्टिंग ऑन डीआरजी, जिससे हम क्या करें, प्रोलॉन्ग क्या किसको कर सके, डीपिंग इंस्पायरेशन। हमने पहले ही पढ़ा था डीआरजी किस में काम आता है, सिर्फ हमारे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर, तो ये उसी पे काम करता है, उससे क्या करेगा, प्रोलॉन्ग है और अपनी जो इंस्पायरेशन है उसको डीप कर देता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या करे, क्या हो सके हैं, स्टिमुलेशन क्या कर सकता है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन फॉलोड बाय शॉर्ट एक्सपिरेशन, ठीक है। यही था। और हमारा क्या है, निमोटिक सेंटर, सिचुएशन क्या कहाँ पे होती है, ये ध्यान रखना इसका, डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ अपर पॉन्स में ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है, ये क्या कर सकता है, हमारा जो एपिनेटिक सेंटर है, इनहिबिट एपिनेटिक सेंटर, और क्या कर सकता है, टर्मिनेट इंस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या कर सकता है, इनिशिएट एक्सपिरेशन। अब मान लो आपने सांस ली, इंस्पायर कर लिया, अब कुछ तो ऐसा हमारा माइंड के अंदर, कुछ तो हमारी ब्रेन के अंदर ऐसा स्विच की तरह काम करेगा कि हाँ भाई मेरे को अब एक्सपिरेशन भी करना है, लेकिन सांस तो ले लिया, बाहर भी तो निकालना है ना, तो वो इसी का काम है, समझ गए। इसके बाद ये क्या कहता है, कंट्रोल स्विचिंग बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। अब यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है कि बताओ कौन है ऐसा जो एज अ स्विच काम करता है बिटवीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के, तो वो हमारा भैया निमोटिक सेंटर है, समझ गए। रेगुलेट्स क्या करता है, रेगुलेट रेस्पिरेटरी रेट बाय शॉर्टनिंग इंस्पायरेटरी टाइम, यानी कि ये इंस्पायरेटरी के टाइम को भी थोड़ा शॉर्टन करता है, जिससे हमारा सिस्टम क्या है, सही रूप से काम करता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है, क्या कर सकता है, डिस्ट्रक्शन क्या कर सकता है, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन विद रिड्यूस रेस्ट। अगर मतलब इसमें कोई समस्या परेशानी आ जाती है, अगर इसमें कोई डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इंस्पिरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी कि लंबा काम करेगा वो, समझ गए। तो यही है कि डोर्सल ग्रुप, मेडुला
लोकेशन हमने पढ़ ली थी, दोबारा से रिवाइज करना। स्टेट्स क्या है, बेसिक रिदमिक इंस्पायरेशन। वेंट्रल ग्रुप क्या है, मेडुला एम्बिगस निकलाई में जो होता है फोर्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों तरह में होता है। एपिन्यूटिक सिर्फ प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, और क्या निमोटिक सेंटर क्या है, अपर पॉन्स में लिमिट्स इंस्पिरेशन एंड कंट्रोल रेट। समझ, वही मैंने ये बना रखा है एक तरह से, इसको भी आप देख लेना। पॉन्स में क्या क्या है हमारे एपिन्यूटिक सेंटर, और एपिन्यूटिक सेंटर है प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, इनहिबिट इंस्पिरेशन। मेडुला में जो बेसिक रिदम और फोर्स ब्रीथिंग में ये काम आते हैं। समझ गए इतनी बात? बड़े कोई समस्या परेशानी? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? इतना समझ में आ गया, थोड़ा अपन और पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, तो यार ये जो है ना अपने जो कनेक्शन और रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, ये अपने आप पढ़ लेना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। थ्योरी है बस, फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम, ये सब, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ा देख लेते हैं केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह से काम करता है। ठीक है, क्या केमिकल कंट्रोल मेंटेन क्या करेगा, होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड गैसेस। ठीक है, मैंने, अगर किसी ने अपना होम्योस्टेसिस देखा होगा तो उसमें बताया था कि कब हमारा बफर सिस्टम एक्टिवेट होगा मेंटेन करने के लिए, उसमें भी एक तरह का क्या है, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इट एक्ट मेनली थ्रू रिसेप्टर विच सेंस क्या क्या करता है, CO2 O2 और H प्लस लेवल्स को क्या करेगा, कीमो रिसेप्टर सेंट क्या करेंगे, सेंस करते हैं। उसके अनुसार हमारा जो भी है रेस्पिरेशन थोड़ा चेंज होता है। कभी क्या है, हमारा रेस्पिरेशन बहुत स्लो हो जाता है, कभी हमारा रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? अगर फास्ट तब होगा जब हमें ज्यादा O2 की जरूरत पड़ेगी, स्लो कब होगा, जब हमें अपनी क्या करना है, CO2 को रिजर्व करना है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब पहला क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं, इनका साइट क्या है, साइट है वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये कब स्टिमुलस क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, CO functions strongly stimulate respiration during hypercapnia, provide movement to movement control of ventilation। ठीक है, समझ में आया? देखो, केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही ध्यान रखना है कि ये जो रेस्पिरेशन है किस पे मेनली, मेनली थ्रू कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर O2। अब क्या है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, सेंट्रल मतलब एक इन कहा हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंदर ये है। ठीक है, ये कब हमारा एक्टिव होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, CO2 की मात्रा बढ़ने लगे, H प्लस आयन बढ़ने लगे इन CSF में, तो क्या होगा, ये एक तरह का भाई केमिकल रिएक्शन जनरेट हो, जो क्या करेगा, फंक्शन स्ट्रांगली स्टिमुलेट इसको, रेस्पिरेशन ड्यूरिंग हाइपरकैप्निया की जो कंडीशन डेवलप हो रही है उस समय ये एक तरह से स्टिमुलेट होगा, जिसपे हमारा किसको स्टिमुलेट करेगा, रेस्पिरेशन को, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोवाइड्स मूवमेंट टू मूवमेंट कंट्रोल ऑफ। और जो हमारा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है लोकेटेड कहाँ होते हैं, कैरोटिड बॉडीज में, एट बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड आर्टिक बॉडीज। समझ गए, जो कि हमारी आर्टिक नॉड है, जो हमारी हार्ट के आसपास की जो एरिया है उसमें ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, अगर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो रही है, और इस समय भी कहाँ पे है, PCO2 और ये सब हो रहा है, तो इस समय हमारे पेरिफेरल, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे, इन CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमारे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर डेवलप होंगे, अदरवाइज सबसे पहले हमारे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर काम करेगा। ठीक है, पाथवे क्या है, इम्पल्स मेडुलरी सेंटर बाय जो हमारी ग्लासोफेरेंजियल एंड वेगस नर्व है उसके थ्रू, उसके बाद फंक्शन क्या, रैपिडली इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। सिग्निफिकेंस क्या, मेंटेन O2 सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन वेयर आर्टेरियल O2 फेल्स। समझ गए, और इसमें कुछ भी नहीं है। और कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेशन बता चुका हूँ भाई, है इसमें कि क्या होगा, CO2 बढ़ेगा, O2 कम होगा, ये सब क्या कीमो रिसेप्टर का स्टिमुलेशन होगा, जो इसमें क्या होगा, सेंट्रल और पेरिफेरल होगा, जिसमें एफरेंट इम्पल्स का इन्वॉल्व होगा, वो किधर जाएगा, हमारा मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स तक जाएंगे। उसके बाद हमारी जो फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व की एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स
में भी इसका क्या बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन हमारी बढ़ जाएगी। इससे के बाद क्या, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल ब्लड, जो ब्लड लेवल गैसें हैं वो हमारी रिस्टोर हो जाएगी। समझ में आया केमिकल वाला किस तरह से काम कर रहा है? कुछ नहीं है, एक सेंट्रल है, एक पेरिफेरल है। सेंट्रल में अगर सीएसएफ में कुछ होता है तो उस समय वो स्टिमुलेट होगा। अगर अदर बॉडी की किसी कंडीशन में डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले पेरिफेरल होगा, पेरिफेरल के बाद सेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाते हैं। समझ गए बात? etiology वही है कि रीजन ऑफ मेडुलरी सेंटर्स में अगर कोई लीजन डेवलप हो जाता है तो क्या सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है। एपन्यूस्टिक लीजन कोई डेवलप हो जाता है तो जिसकी वजह से इंस्पिरेशन देखने को मिल सकती है। नोटिक में कोई लीजन हो जाता है तो स्लो ब्रीथिंग विद लॉन्ग इंस्पिरेशन। अगर हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या करेगा, डिप्रेसिस रेस्पिरेटरी सेंटर्स, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी सिस्टम हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारे देखो मेजर मेजर टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं। अब ये शॉर्ट लास्ट का बचा है, ठीक है, इसको भी अपन 10-20 मिनट में खत्म कर लेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक बताओ समझ में आया या नहीं? किसी को कोई समस्या हो रही है यहाँ तक? हो रही है तो पूछ सकता है भाई। बोर हो गए होंगे सुनने वाले तो, अब जिसे सुनना है वो सुन सकता है। ठीक है, तो देखो, जिस चीज को अब पढ़ाने जा रहा हूँ वहां से एमसीक्यू बनता ही बनता है, बन सकता है। तो भाई ये तो सबको आना ही आना चाहिए। लंग वॉल्यूम है, लंग कैपेसिटी है, ठीक है, कंपाइलेंस और डिफ्यूजन ऑफ लंग तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन जो लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। लंग कैन and record breathing out of air that moves in and out of lung during different phases of breathing is expressed as a lung volume and lung capacity। मतलब जितनी हम अमाउंट को अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कितनी मात्रा है, हमें किस तरह से बताना है, उनको जो एक एक्सप्रेस करने का तरीका है वो क्या है, हमारी लंग वॉल्यूम्स है या लंग कैपेसिटीज है। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं स्पायरोमेट्री के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। अब सबसे पहले बात आती है हमारा टाइडल वॉल्यूम्स, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का मतलब वही है कि आप नॉर्मल अवस्था में, एक नॉर्मल ब्रीथ में कितनी एयर, कितनी सांस, कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अंदर ले सकते हो या बाहर छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ हम सिर्फ एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें दोनों ही चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, कितनी है वो है हमारी 500 ml। 500 ml एयर को हम नॉर्मल ब्रीथिंग में अंदर लेते हैं, उसको ही बाहर करते हैं, जिसमें से 150 ml क्या है, हमारा डेड स्पेस है, और 350 हमारी क्या है, एल्वेओलाई तक पहुंच पाती है। समझ गए? टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml। तो ऐसी वॉल्यूम जो नॉर्मल ब्रीथिंग के समय हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। समझ गए? टाइडल वॉल्यूम ये हो गया। टाइडल वॉल्यूम के बाद आती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब आप एक बार सांस लेके देखो, नॉर्मल सांस लो, उसके साथ में आप कितनी एक्स्ट्रा एयर और अपने अंदर ले सके हो। एक बार सिर्फ नॉर्मल सांस लो, फिर एक बार दोबारा से उसी में कंटिन्यू करके देखो कि आप कितनी एक्स्ट्रा एयर को अंदर ले सके हो। तो जो एक्स्ट्रा एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि कितनी है एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इंसाइड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। समझ गए? एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी एक्स्ट्रा एयर हम अंदर ले सके हैं वो होती है रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या हो गई हमारी? एक नॉर्मल अवस्था में कितनी एयर को हम अंदर बाहर ले सकते हैं। ठीक है, वो कितनी हो गई? 500 ml। ठीक है, अब इसके ही ऊपर हम कितनी एक्स्ट्रा एयर ले सकते हैं? हमारी क्या हो गई? आईआरबी। समझ गए? आईआरबी कितनी? 3000 ml। मतलब यूज ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग, जब हम लंबी सांस, गहरी सांस लेते हैं तो वो है रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस बात को ध्यान रखना। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब है एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब एक बार आप सांस छोड़ रहे हैं नॉर्मल, उसके अलावा आप कितनी एक्स्ट्रा एयर को और बाहर निकाल सकते हैं। तो जो वो एयर है वो कितनी है, वो क्या होती है? वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व। इसीलिए इसका नाम है कि वो अंदर हमेशा रहती है। समझ गए? वो कितनी है? 1100 ml फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया है, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके
इसमें लंग्स के अंदर ऑब्वियसली से रह जाएगी, सब तो बाहर एयर कभी आने वाली नहीं है, तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है, इसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, वो है हमारी 1200 ml। ठीक है, तो ये अपने जो 4 बेसिक चीजें थी वो समझ में आई। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारी 1200 ml। टाइडल वॉल्यूम वो होती है जो हम नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में जो एयर को इनहेल करते हैं, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा एयर जिसको इंस्पायर्ड कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी मतलब बाहर कितनी एक्स्ट्रा एयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, वो एक्सपायरेटरी है। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स से अंदर है, इवन आफ्टर फुल एक्सपायरेशन। समझ गए? अब बात आती है लंग कैपेसिटीज की। पहली कैपेसिटी है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या, मैक्सिमम एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल के बाद आपने कितनी एयर को देगा, आईसी, और नीचे फॉर्मूले लिख के दे देगा, ये PCRB सब फिर बताओगा, पूछेगा भाई सही कौन सा है, या वैल्यू पूछ लेगा। समझ गया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम एयर जिसको आप अंदर ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब एक नॉर्मल सांस बाहर छोड़ो, उसके बाद कितनी अमाउंट मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, वो कितनी है, टाइडल वॉल्यूम और हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो हमने कितनी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी 500 ml, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी पढ़ी थी हमने, 3000 ml। तो टोटल मिला के हमारी कितनी हो गई, 3500 ml हो गई। समझ गए? टाइडल वॉल्यूम फिर से ध्यान करना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिर से एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ना। अब बात आती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एयर रिमेनिंग इन आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मतलब हमारे एयर रह जाता है, पहले तो रह जाएगी हमारी जो रेसिडुअल वॉल्यूम है, हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, दो चीजें रह जाएगी, है ना? तो कितना बनेगा जाके हमारा, 2300। वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एक्सहेल्ड आफ्टर इंस्पायरेशन। एक पूरी सांस लो भाई, फुल इंस्पिरेशन ले लो, उसमें टोटल वॉल्यूम भी है, अपनी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमने अंदर ले ली। अब वो आपसे कह रहा है कि कितनी आप बाहर निकाल सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व को भी निकाल सकते हो, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व आपके अंदर अवेलेबल है उसको भी तो बाहर निकाल सकते हो। कितनी है, 4600 ml। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है हमारी, टोटल लंग कैपेसिटी होती है कितनी, 5800 ml टोटल एयर इन लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मतलब मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद हमारी एयर के अंदर कितनी एयर जो है आ जाती है। समझ गए? दैट इज वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1200 ml था रेसिडुअल वॉल्यूम, और हमारा क्या है, वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी है, 4600 ml। टोटल मिला के कितना हो, 58। समझ? तो ये भाई नंबर्स हैं, एक दिन में ध्यान नहीं होंगे, 4 से 5 बार पढ़ो, बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? यार स्लाइड शो नहीं हो रही है, तो भाई माइक खोल के बोला करो ना यार, इतनी देर से शो नहीं हो रही है, बताओ यार। पता नहीं यार क्या दिक्कत हो गई होगी फिर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? अभी क्लियर है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है? मेरे को पता नहीं चलता भाई, जैसे ऑफ हुआ करे कोई भी माइक खोल के एक बंदा बोल दिया करो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अपन अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें, बच्चों वाली चीजें बची हैं जो आप खुद ही भी पढ़ सकते हो। अब हमारा बचा है लंग कंपाइलेंस। लंग कंपाइलेंस एक बार देख लेते हैं। लंग कंपाइलेंस का मतलब होता है कि आपका जो लंग है वो कितनी इजिली एक्सपेंड कर सकता है, वही है लंग कंपाइलेंस। ठीक है, लंग कंपाइलेंस अगर ज्यादा है तो आपका लंग क्या है, इजिली एक्सपेंड कर सकता है। देखो यार, मैंने ये
चीजें लिख दी हैं, इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। लंग कंपाइलेंस क्या है? अब कोई पूछता है कि लंग कंपाइलेंस टर्मिनोलॉजी लिखी होती तो हमें पता नहीं चलता है। तो लंग कंपाइलेंस वही है कि लंग्स कितनी इजिली हमारा एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, लंग कंपाइलेंस अच्छा होगा तो लंग इजिली एक्सपेंड करेगा, लंग कंपाइलेंस बेकार होगा तो हमारा से हार्ट। ठीक है, लंग कंपाइलेंस वही लिखा है, कंपाइलेंस ज्यादा ease with which lung can expand, फॉर्मूला हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। इस बात को ध्यान रख लेना थोड़ा।